बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी मुल्क में इमिग्रेशन करवाने के लिए, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए या किसी भी मुल्क में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उनके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको लीगल फॉर्मेट में रहते हुए जो लीगल प्रोसेस है उसके जितने भी पार्ट्स हों आपको आपके सामने लाता रहूं, और मेरी कोशिश होती है लाता रहूंगा। अब उसके लिए यह है कि आप लोग को क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ताकि या तो वो वीडियो आपके काम आ जाए या फिर वो आपके किसी दोस्त के किसी भाई के काम आ जाए। इसलिए आप उसे शेयर किया करें। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो कनाडा में शादी के हवाले से है। शादी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे सब कुछ होता है, उसके बाद लोग क्यों करते हैं शादी वहाँ पर ओपन वर्क परमिट कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, तमाम वजूहात हैं इस वीडियो में आपको बतानी है। और आपने इस वीडियो को टॉपिक जैसे भी हो सीरियस लेना है, क्योंकि इस बात सीरियस ही है। क्योंकि ये जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, अगेन ये सोच ना रख लेना कि मैं शादी पीआर के लिए कर रहा हूं। अगर शादी करनी हो तो फिर उसको आप हकीकत में ही करें, ताकि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि जिसे कहते हैं ना, नीयत साफ होनी चाहिए आपकी। अगर नीयत साफ नहीं होगी तो फिर काम आपका नहीं होता। अब जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, ये दोनों प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। यानी कि शादी के लिए आपको क्या करना है कि आपका स्टेटस वहां कुछ भी हो, मतलब आप स्टूडेंट वीजे पे हैं, टूरिस्ट वीजे पे हैं, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, आप वर्क वीजे पे हैं, आप किसी भी स्टेटस में वहां पहुंच गए या आपको बुला लिया गया, इनवाइट कर लिया गया, आप चले गए, तो अब आपने वहां करनी है शादी। अब शादी जब आप कर रहे हैं तो आपका स्टेटस कुछ भी हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप शादी कर सकते हैं। शादी करने के बाद होता क्या है, अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं या आप विजिट वीजा पे हैं। अब जब आप शादी करते हैं तो आपने ख्याल ये करना है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक प्रोसेस आपके इल्म में होना चाहिए। अब वो प्रोसेस क्या है, ये आपके इल्म में होना चाहिए। सबसे पहले लड़का और लड़की का होना जरूरी है, वो आपने खुद ही अरेंज करना है। यानी कि अगर आप लड़के हैं तो आप एक लड़की अरेंज कर लें, आप पाकिस्तानी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लड़की अरेंज करना आप लोगों के लिए। आप लोग मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ अरेंज नहीं करना, उसको राजी करना है शादी के लिए, मतलब ऐसा मेरा मतलब है। अब जो राजी शादी के लिए हो जाए आपसे ईमानदारी के साथ, तो फिर आपकी शादी हो सकती है। और याद रखिएगा कि जब आप इस प्रोसेस के अंदर जाएं तो दिमाग में रखिए कि मैं बात कनाडा की कर रहा हूं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपकी शादी का मतलब यही होता है कि एक लड़के की एक लड़की से शादी। वहां पर हर किस्म की शादी होती है, तो वहां पर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ये ना हो कि आप कोई गलत फॉर्म भर दें, या ऐसा ना हो कि आप किसी गलत ऑफर में चले जाएं, क्योंकि वहां पर ट्रांसजेंडर से शादी होती है, वहां लड़की लड़की की शादी होती है, वहां लड़के लड़के की शादी होती है। मगर जो भी शादी करें आप, जैसी भी आपकी नीयत हो, लेकिन ऐसी शादी कीजिएगा कि आप उसको फिर पाकिस्तान कभी लेकर भी आ सकें। कोई ऐसा काम नहीं कर दीजिएगा कि जिसको आप यहां पर अगर लाएंगे तो बोलेंगे भाई क्या ले आया है, और आप उसको शादी कह रहे हो। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं पूरे करने, आपको हर चीज देखनी है, हर तरीके से हर एंगल से आपको इसको नाप तोले काम करना है। अब आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूं स्टेप बाय स्टेप। वो ये है कि आपको सबसे पहले जो सिविल मैरिज है उसके लिए आपको अपने करीब तरीन ऑफिस, जो सिविल मैरिज का ऑफिस होगा, आपने वहां जाना है, उनसे रब्ता करना है। वहां जाकर जब आप जा रहे हो तो आप होंगे, आपकी होने वाली वाइफ होगी और एक गवाह होगा। वो गवाह जो है वो सिटीजन होगा, वहां का लोकल होगा या फिर पीआर पे होगा, मतलब पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा, कोई भी होगा, लेकिन वो पीआर पे होगा। तो एक गवाह काफी होगा। आप वहां जाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे, जिसको आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन वो होता है फॉर मैरिज, आप वो भरेंगे, नोटिस भरेंगे, नोटिस ऑफ मैरिज। और उसके बाद जो है आप वहां जमा करवा देंगे, फीस के साथ उसको जमा करवा देंगे। लगभग कोई $200 के करीब करीब फीस होती है, तकरीबन, शायद थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन $200 के आसपास कैनेडियन आपको जमा करवाने हैं। और उसके बाद आप वहां से वापस आ जाएंगे। तकरीबन 20 दिन के बाद आपको कॉल आती है कि जी आपकी फलां डेट को शादी है, तो आप उस डेट को हमारे पास आ सकते हैं। जब आप उस तारीख को वहां जाते हैं तो आपने देखना यह है कि एहतियात करनी है कि सबसे पहले आपने एक गवाह अपना अरेंज करना है, एक गवाह आपकी साइड से होगा, एक गवाह जो है वो लड़की की साइड से होगा। शर्त वही होगी, या तो सिटीजन होगा या तो पीआर पे होगा। अब जब आपने चले, अच्छा अब इसमें आपने मेहमानों को अगर लेके जाना है तो 5 मेहमान है, 4 मेहमान है, 3 मेहमान है, 10 मेहमान है, उस हिसाब से आपने इनको इन्फॉर्म करना है कि जी 10 लोग भी आएंगे। तो उस हिसाब से आपको बता देंगे कि जिस जगह पर आपकी शादी होगी उस जगह की कैपेसिटी कितनी होगी और आप
कितने लोग लेकर आ सकते हो। अब वो वीकेंड के अलग रेट हैं और जो वीकडेज हैं उसके अलग रेट हैं। $350 से लेकर $500 तक का ऑन एन एवरेज रेट होता है। जाहिर बात है जब आप वीकडेज में करोगे तो रेट कम हो जाएगा, जब आप वीकेंड्स पे करोगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो ये आपको पहले से पता है। बहरहाल आप जाएंगे वहां पर, आपके सामने अगेन फॉर्म्स आएंगे, वो आपने भरने हैं। तकरीबन 30 मिनट का ये प्रोसेस होता है, जिसमें वो जो नोटरी वाला होता है वो आपसे क्वेश्चन करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है कि जी आपकी शादी हो रही है इस खातून के साथ या इस मर्द के साथ। आप कहते हैं जी मैं जानता हूँ, साइन कर दिया। और आप फिर वो आपको कहता है कि जी ये जनाब वाला ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने निभानी है। आप कहते हैं जी मैं समझ गया। उसके बाद वो कहता है कि जी आपकी आने जो प्रॉपर्टी होगी उसमें आपका इतना इसका हिस्सा होगा, ये तमाम चीज़ें आप कहते हैं मैं जब मान गया। और इस तरीके से आपको वो तमाम चीज़ें आपको कबूल है, आपको कबूल है, आपको कबूल है, और आप यस किए जाएंगे क्योंकि पहले से सेटिंग मौजूद होती है, सेटिंग हाँ ही करनी है। तो आप तमाम चीज़ें किए जाएंगे और 30 मिनट के बाद आप वहां से फारिग हो जाएंगे और आप वहां से वापस आ जाएंगे। एडवाइस मेरी यह है कि छोटी मोटी कोई वीडियो क्लिप बना लें, छोटा मोटा कोई इसकी खास तौर पर तस्वीरें जरूर खींचें वहां पर, तस्वीरें जरूर खींचिए वहां पर, और इस वाकये की तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास। जब आप कर लेते हैं तो बाद में जो है आप जब वापस आएंगे तो तकरीबन 1 महीने के बाद आपको वहां से जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है। आप याद रखिए ये सिविल मैरिज है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। जिस तरह पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज आप कहते हैं ना, अब कोर्ट मैरिज याद रखिए कोई लफ्ज नहीं है। कोर्ट मैरिज जो आप कहते हैं ना, ये कोई लफ्ज नहीं है, वो वहां पर रजिस्ट्रेशन ही होती है, प्रोटेक्शन होती है ये। तो यहां पर उसके लोग मैरिज मान लेते हैं और उसको समझते हैं कि निकाह नहीं करना, तो निकाह करना फिर भी जरूरी होता है। कोर्ट मैरिज इज अ प्रोटेक्शन कि आप किसी को अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, लेकिन उसका शादी से या निकाह से वो ताल्लुक नहीं होता। मतलब आम जबानों में वो आपके ऊपर हलाल नहीं होती वो चीज, इसलिए आपको वहां पे शादी करनी है। अब आखिरी बात आ गई, वो ये कि आपको वहां पर फिर अपने मजहब के एतबार से, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, ईसाई हैं, आपने अपने हिसाब से अपनी शादी करनी है उसके बाद, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद वो भी करना है। वो लोग हैं और वो उनको चलता है, वो लोग नहीं करेंगे निकाह, कोई इशू नहीं है, उनका वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना होता है। बीइंग अ मुस्लिम आपको अपना निकाह करना है, ताकि उसके बाद अपनी सेलिब्रेशन करें, लोगों को बुलाएं, हॉल वॉल करें, तमाम चीज़ें करें। ना करें, आजकल वैसे भी हालात ऐसे ही हैं, तो आपका तब काम कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको मिलता है ओपन वर्क परमिट और आप वहां पे लीगल काम कर सकते हैं, लीगल रह सकते हैं, और उसके बाद आप अपना पीआर पे जा सकते हैं, पीआर मांग सकते हैं, पीआर मिलती है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती हैं। अभी इस वीडियो में हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा काम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सिविल मैरिज को कवर करना था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इससे आने वाले अगले प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।